आदरणीय पवार साहेब, रोहित दादा आणि तुम्हा सर्वांना माझा नमस्कार. माझं नाव सुनील आहे. मी दिल्लीचा आहे आणि मला मराठी आवडती आहे ते आणि मी मराठी शिकतो आहे. पण आता माझी मराठी संपली आहे. आजची चर्चा तुमच्या परवानगी में हिंदीत होईल. ते अभी मैं हिंदी बोलूंगा आपसे, तो मराठी में समझता हूं अच्छे से, लेकिन मैं बोलूंगा हिंदी और मैं सीखने की कोशिश करता हूं. तो मुझे आपके सोशल मीडिया टीम ने इनवाइट किया बात करने के लिए कि हमारी पार्टी जो है अभी एक रीस्ट्रक्चरिंग फेज में है और हम अपनी सोशल मीडिया को और मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य रूप से एनसीपी पार्टी को ग्रास रूट पार्टी माना जाता है. और ग्रास रूट पार्टी होने का मतलब ये है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया की इतनी इम्पोर्टेंस पार्टी में शायद नहीं होती. मैं सिर्फ एनसीपी की बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे देश भर में जितनी भी ग्रास रूट पार्टीज हैं वो शायद भाजपा आईटी सेल से या अन्य पार्टी से इस मामले में थोड़ा पीछे हैं. ग्राउंड वर्क में, वर्कर्स में वो उनसे 2 हाथ आगे हैं. लेकिन हमें ये मानने की जरूरत है कि शायद हमें ऐसे कामों में कुछ चीजें भाजपा से भी अगर सीखनी पड़े तो कोई बुराई नहीं होती. तो इसमें मैं कुछ मोटी मोटी बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा. जैसे मैंने ये एक छोटी सी पीपीटी बनाई है, बड़ी साधारण सी बातें, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो मैं ये बताऊंगा कि सोशल मीडिया की आजकल इम्पोर्टेंस क्या है और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इंडिया में खासकर हम लोग यूज़ करते हैं पॉलिटिकल अपनी कम्युनिकेशन के लिए, मैसेजिंग के लिए. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं अब एक बार नेक्स्ट स्लाइड आप करेंगे प्लीज. हाँ, तो ये कुछ डेटा है ऐप्स के बारे में कि ये मुख्य ऐप हैं जो कि 6 हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी है जो व्हाट्सएप है, जिसके कि इंडिया में आज के टाइम पे 53 करोड़ यूजर्स हैं और महाराष्ट्र में 6 करोड़ यूजर्स हैं. महाराष्ट्र के बारे में एक खास बात ये है कि इंडिया का सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट है. इसी कारण से महाराष्ट्र में इंटरनेट का पेनेट्रेशन सबसे ज़्यादा है और महाराष्ट्र में व्हाट्सएप यूज़र्स, यूट्यूब यूज़र्स सबसे ज़्यादा हैं. तो महाराष्ट्र में 61% पेनेट्रेशन है इंटरनेट का. और उसका श्रेय भी अगर मोदी जी आज लेना चाहें तो अलग बात है, लेकिन वो आदरणीय पवार साहब के यूपीए के टाइम 2004 से 2014 जो संचार क्रांति भारत में हुई थी उसको जाता है. तो उसके बाद फेसबुक बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसके 49 करोड़ यूजर्स हैं, 5 करोड़ महाराष्ट्र में. 51 करोड़ इंस्टाग्राम के हैं, 5.5 करोड़ महाराष्ट्र में हैं. फिर यूट्यूब है 47 CR इंडिया में एक्टिव यूजर्स हैं, 5 CR महाराष्ट्र में. और ये लगभग आंकड़े हैं, मतलब 10-20 लाख कम हो सकता है. ट्विटर जो है वो 3 करोड़ लोग मात्र इंडिया में यूज करते हैं. उसमें से तकरीबन 45 से 50 लाख लोग महाराष्ट्र में एक्टिवली यूज करते हैं. लेकिन ट्विटर का जो इम्पैक्ट है वो किसी अन्य प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा है. उसका मैं आपको एक कारण भी बताऊंगा. और टेलीग्राम भी इंडिया में काफी यूज किया जाता है. नेक्स्ट स्लाइड करें प्लीज. हाँ, तो ये एक स्टडी है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की पिछले साल की, एक महिला ने उसमें किया था. तो ये ट्विटर की महत्व बताती है कि ट्विटर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के लिए. क्योंकि 40% से ज़्यादा मराठी पत्रकार, प्रिंट के, टीवी के, वो लोग किसी भी सूचना को आगे बढ़ाने के लिए या खुद सूचना लेने के लिए ट्विटर का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा. उसके बाद फेसबुक का यूज़ किया जाता है, इंस्टाग्राम का यूज़ किया जाता है. लेकिन ट्विटर जो है वो अपने आप में एक पेस पकड़ता जा रहा है. ये पिछले साल के आंकड़े हैं, हो सकता है कि अभी जो है इसमें आगे और नंबर्स बढ़ गए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ, तो ये भारत की राजनीति में सोशल मीडिया की बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस को बताने की कुछ बातें हैं. एक कारण ये भी हो सकता है कि कांग्रेस, एनसीपी या कुछ अन्य पार्टी जो कि पिछले 10 साल से संघर्षशील हैं, वो लोग अपने जब वो सत्ता में रहे तो उस टाइम पे शायद सोशल मीडिया इतना एक्टिवली यूज नहीं किया जाता था इंडिया में. तो हो सकता है ये भी एक बड़ा कारण है कि ग्रास रूट पार्टीज का जो प्रेजेंस है, ऑनलाइन प्रेजेंस थोड़ा कम नजर आता है. लेकिन मैं अगर आज की उसमें बात करूं, क्रोनोलॉजी के हिसाब से बात करूं, तो 2015 में जब जियो से इंटरनेट डेटा सस्ता हुआ और
चाइना स्मार्टफोन्स का इंपोर्ट इंडिया में बढ़ गया, उसके बाद से भारत में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सभी छोटे बड़े लीडर्स ट्विटर, फेसबुक और इन सब पे इनके एक्टिव अकाउंट्स हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ अब इंडिया में ऊपर से लेकर नीचे तक, कश्मीर से केरला तक कोई भी पॉलिटिकल कैंपेन होता है तो प्रोफेशनल्स का यूज़ करती हैं। वो प्रोफेशनल जो हैं सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स, कैंपेन एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उस एस्पेक्ट में भी उनके लिए सोशल मीडिया रहता है। और मतदाता जो वोटर हैं, जो आप और हम लोग हैं, वो उनका ट्रेंड अब ये देखने में आ रहा है कि अगर हमें टीवी का भी कंटेंट देखना है, मान लो आपने अगर एबीपी माझा का कोई रिपोर्ट देखना है, आपने एनडीटीवी का कोई रिपोर्ट देखना है, वो भी टीवी पे देखने वालों की संख्या कम रह गई है। वो जो क्लिप्स हैं न्यूज़ चैनल्स के, वो भी अब मोबाइल फ़ोन पे देखे जाते हैं इन्हीं 5 माध्यम में, कोई यूट्यूब पे, कोई व्हाट्सएप पे, कोई ट्विटर पे, कोई इंस्टाग्राम पे। और राजनीतिक पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके लिए सोशल मीडिया को इम्पोर्टेंट समझना सबसे ज़रूरी आज के टाइम में है। जितना काम हमें ये देखने में आता है कि बहुत सी पार्टी नॉर्थ में भी ऐसी है कि वो क्या बोलते हैं कि सोशल मीडिया वर्कर को एक तरह से डिग्रेड करने के लिए या चिढ़ाने के लिए बोलते हैं कि यार तुम तो फ़ोन उठा के घर में बैठे रहते हो सारा दिन, तुम्हारा पार्टी में इतना कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। लेकिन ये बात समझने वाली बात है कि आज के टाइम में ग्राउंड की राजनीति सोशल मीडिया की राजनीति से बहुत अलग नहीं है। अगर कहीं पे कोई सभा हो रही है, रैली हो रही है, वहाँ पे सुनने वाले 1000 लोग हैं, उन 1000 लोगों तक की बात को 10,000, 1 लाख, 10 लाख लोगों तक वायरल करने का जो जिम्मेवारी है वो सोशल मीडिया के वर्कर्स की है। इसलिए सोशल मीडिया के वर्कर्स की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है पार्टी में जितना ग्रास रूट वर्कर्स की है। तो ये जो दोनों के बीच का दायरा है, दोनों के बीच की बाउंड्री है, वो खत्म होने की जरूरत है। मतलब ये एक ऐसा रोल है कि सोशल मीडिया यूजर कार्यकर्ता भी है और कार्यकर्ता सोशल मीडिया यूजर भी है। इस तरह की अप्रोच लेके चलना चाहिए एक राजनीतिक कार्यकर्ता को। नेक्स्ट स्लाइड। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, मैं हर एक प्लेटफॉर्म से रिलेटेड 2-2, 4-4 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप नेक्स्ट स्लाइड लगाएं प्लीज़। तो व्हाट्सएप है जैसे, तो व्हाट्सएप से तो आप सब भली भांति परिचित हैं, लेकिन आज के टाइम में आप व्हाट्सएप को इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी 2-3 चीज़ें हैं। स्टेटस लगाना, अपना जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो आज के टाइम में एक स्टडी के अनुसार सबसे प्रभावशाली टूल बन गया है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का। हर पॉलिटिकल कार्यकर्ता, वैसे तो हमारे सबके 400-500 कॉन्टैक्ट फ़ोन में होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कार्यकर्ता के 4 से 5 हज़ार कॉन्टैक्ट्स एक फ़ोन में होते हैं। तो जब वो अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं तो ये माना जाता है कि अगर उसको 60-70% लोग भी देखते हैं तो 2-2.5 हज़ार लोग उसके व्हाट्सएप स्टेटस को देखते हैं, तो ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन चला जाता है। तो आप में से कितने लोग अभी स्टेटस लगाते हैं? व्हाट्सएप स्टेटस लगाना तो सबको आता है ना, अगर नहीं आता तो ये यहाँ पे जो हमारे सोशल मीडिया के जो पर्सन्स हैं, मोहसिन भाई आप एक बार आ गए हैं और एक और तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके यहाँ पे ट्रेनिंग का भी कोई सिस्टम है, ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है? तो सबसे बड़ी बात तो वही कि ट्रेनिंग का एक डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत है फिजिकली, क्योंकि ऐसा होता है कि 40 साल से ऊपर का जो वर्कर है, बहुत एनर्जी है उसके अंदर, वो एक्टिव रहता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसकी जो मोबाइल फ़ोन की इंटरनेट की समझ है थोड़ी कम है। तो उसको एजुकेट करने के लिए, उसको बताने के लिए कि इन प्लेटफॉर्म्स का कैसे यूज़ किया जाए, तो एक जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स है उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग नहीं सिखाएंगे कि व्हाट्सएप स्टेटस कैसे लगाया जाता है और फॉरवर्ड्स कैसे किए जाते हैं, फॉरवर्ड्स में भी एक समस्या है कि फॉरवर्ड जो है आजकल साइज़ में अगर छोटा है, 5 MB से छोटा है और 40-45 सेकंड का अगर वीडियो है तो प्रभावशाली है। लेकिन अगर आप 60 MB का, 100 MB का वीडियो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, 5 मिनट का, 10 मिनट का स्पीच है व्हाट्सएप पे, तो माफ़ कीजिए, आपको बेरोज़गार बोला जाता है रिश्तेदारों द्वारा कि इसको कोई और काम नहीं है, ये सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजता है। तो आप अगर किसी को दिखाना चाहते हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड और आपकी बात को सीरियसली ले, तो प्लीज़ ऐसा भेजें कि ना तो उसको देखने में टाइम लगे ज़्यादा और ना उसका डेटा बर्बाद हो। तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का साइज़ हमेशा छोटा रखें। और व्हाट्सएप का जो सबसे बड़ा यूज़ है, फेसबुक और ट्विटर को आगे बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप का सबसे बड़ा यूज़ है कि ग्रुप्स जो होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, वो बहुत प्रभावशाली होते हैं। भाजपा ने ये 7-8 साल पहले शुरू किया था। अब भी अगर दूसरी पार्टी उसको अगर सीरियसली करें तो अभी भी वो बहुत इफेक्टिव टूल है कि आप लोग अपने
लोकल मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ एक अपना ग्रुप बनाएं कि हम 20 लोग 50 लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और हमारे ये फेसबुक अकाउंट्स हैं एक दूसरे की पोस्ट को लाइक करने के लिए, एक दूसरे के ट्वीट को रीट्वीट करने के लिए। और अगर कोई किसी के साथ कोई झगड़ा करता है, सामने वाली पार्टी का, भाजपा का कोई मेंबर झगड़ा करता है, तो आपको उसका सपोर्ट करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना ये बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट होना और नए व्हाट्सएप ग्रुप बनाना ये भी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा होना चाहिए। और ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट होती है उसमें कि आप एक लिस्ट बना के अपने कॉन्टैक्ट्स को 1 by 1 मैसेज भेज सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और फेसबुक वजह से आप सभी वापरते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उसमें पेज और ग्रुप्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये अपनी पार्टी के जो नेता हैं उनसे जुड़ें, उनकी पोस्ट को लाइक करें। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि कितने आप ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोग हैं जो पवार साहब के फेसबुक अकाउंट को फॉलो करते हैं, उनकी पोस्ट को रेगुलरली लाइक करते हैं? मतलब लेकिन लाइक्स जो हैं रेगुलरली थोड़ा कम दिखते हैं पेज पे। तो आप प्लीज़ इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, आपको लाइक करके कमेंट करना है पोस्ट को पढ़ के। तो इसको अगर रेगुलर हैबिट बना लेंगे तो ये बहुत आगे तक हमारे कम्युनिकेशन को ले जाने में हेल्प करता है। तो जिस तरह से हम हमारे नेता को जब हमारे सामने होता है, उसके सामने आते हैं और जोश दिखाते हैं, वही जोश अगर हम उसकी पोस्ट पे, सोशल मीडिया पे दिखाएं, तो मेरा मानना है कि आपके नेता से की नज़रों से आप इग्नोर कभी नहीं हो सकते, उनका ध्यान वहाँ पे आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। और जो पोस्ट हैं, अगर आप कोई पेज चलाते हैं, मतलब अगर आप अपना कोई 2-4 हज़ार लाइक्स का या ऐसा है, तो अपनी पोस्ट को बीच बीच में थोड़ा न्यूट्रल लुक देने की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आप अपने पेज पे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी का कंटेंट डालते रहेंगे तो ऐसी स्टेज 1-1.5 महीने में आ जाती है कि लोग आपके पेज को सीरियसली लेना छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ पार्टी राष्ट्रवादी की बात नहीं कर रहा, सभी पार्टी के हैंडल्स के साथ ऐसा होता है। तो आप अगर आप वर्कर हैं तो बीच में समाज से जुड़ी बातें डालें, आप इंडिया से जुड़ी बातें डालें, कोई राजनीति से अलावा कोई वीडियो क्लिप्स और डालें, तो पेज को इंटरेस्टिंग बना के रखें, वो बेस्ट रहता है। तभी जो न्यूट्रल लोग हैं वो आपके पेज की तरफ आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो YouTube पे अभी आज के टाइम में जो सबसे बड़ा जो चलने वाली चीज़ है वो शॉर्ट्स हैं। शॉर्ट्स वीडियो मतलब 30 से 35 सेकंड, ज़्यादा 45 सेकंड। अभी ये ट्रेंड बन गया है कि बड़ा वीडियो देखना बहुत मुश्किल हो रहा है आज की हमारी जनरेशन के लिए। तो वीडियो का जो कंटेंट है वो ही सबसे ज़्यादा चलता है, लेकिन वो छोटा होना चाहिए। जब से इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ है उसके बाद का जो यूज़र है टिकटॉक का, या तो वो यूट्यूब शॉर्ट्स पे चला गया है या ज़्यादा मात्रा में इंस्टाग्राम रील्स पे चला गया है। तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स को पोस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो इसमें भी एक बड़ा काम जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी हैं उनको करने का है कि एक सेंट्रल डिपॉजिटरी, यानी कि एक सेंट्रल टीम हो, या वो मुंबई बैठती हो या कहीं भी बैठती हो, वो लगातार अपने वीडियो बनाए अपनी लीडरशिप के दौरे की, उनके भाषण की, क्लिप्स की, और वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, संगठित व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से आगे प्रसारित करे। उसके बाद उनको यूट्यूब पे पोस्ट किया जाए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया जाए। तो जो संगठन बनाने का काम है सोशल मीडिया में वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ी जानी चाहिए। जिस तरह का संगठन मेन संगठन में पार्टी का होता है कि एक ऊपर जिला प्रधान होता है, फिर नीचे जो है विधानसभा प्रधान होता है, फिर ब्लॉक प्रधान होता है, इसी तरह से सोशल मीडिया में भी वो वाला जो कड़ी है वो जोड़ी जानी चाहिए, जिससे कि सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सकें ऊपर से नीचे तक। और YouTube कमेंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं, लाइक किए जाते हैं। तो अपने नेता की जो भी YouTube वीडियो है, पोस्ट है, उसके नीचे उसको वीडियो को देख के कमेंट्स जरूर करें, और उनको इन कमेंट्स को अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे कमेंट करना है। पवार साहब की वीडियो के नीचे, रोहित दादा की वीडियो के नीचे अगर आपने कोई भी कमेंट किया तो इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि पार्टी वर्कर जो है अपना जोश दिखाने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए एक ही तरह के कमेंट्स बार बार अपने नेता की पोस्ट के नीचे डालते रहते हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लंबे टाइम तक नहीं रहता है। आपको जो अगर मान लो रोहित दादा को आपको नमस्कार करना है, जय जयकार करनी है, वो भी कीजिए, लेकिन साथ में अगर रोहित दादा ने किसी सामाजिक समस्या के बारे में वीडियो डाली है तो उसके बारे में भी कमेंट में जरूर लिखें कि ये प्रॉब्लम है और सरकार को ये उसके बारे में करना चाहिए। तो अपने कमेंट को इंटरेस्टिंग रखें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, इंस्टाग्राम का जैसे मैंने बताया कि रील्स जितना पोस्ट की
भी जाएं उतना बेहतर है। और रील्स को पोस्ट करने का तरीका यह है कि रील्स तभी वायरल जाती हैं जब कोई गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, कोई टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उसके ऊपर की कोई रील आती है, उसी तरह के हैशटैग लगा के अगर जब आप लगाते हैं तो रील्स के वायरल होने की कोई सीमा नहीं है। अगर आपके 500 फॉलोअर्स भी हैं, 100 फॉलोअर्स भी हैं, तब भी आपकी रील जो है 3-4 मिलियन हिट कर सकती है, बशर्ते कि आपका कंटेंट जो है वो जो मुद्दा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हो। अगर आपने मान लो टीवी पे कुछ भी चल रहा है, भाई सचिन और सीमा हैदर अगर चल रहा है, अगर आपने वो भी डाल दिया तो वो भी हिट होने की संभावना रहती है। तो इसलिए जो भी रील डालें उसको टॉपिकल रखें, जो आजकल चल रहा है उसी को आप डालने की कोशिश करें। और स्टोरी जो है वो एक ऐसा माध्यम है कि मान लीजिए रोहित दादा ने कोई रील पोस्ट किया हुआ है, तो आपको अपने इंस्टा पे सिर्फ ये करना है कि इनकी रील को उठा के अपनी स्टोरी में शेयर कर देना है। तो आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि स्टोरी कैसे शेयर की जाती है? तो बहुत कम लोग हैं। मोहसिन भाई आप देख रहे हैं कि अभी काफ़ी कम लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग का मामला है। ट्रेनिंग भी कोई कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। यहाँ पे मतलब एक मोबाइल के साथ एक वर्कर पहुँच के 10 लोगों को सिखा सकता है कि कैसे व्हाट्सएप स्टोरी लगानी है और कैसे रील क्रिएट करनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टेलीग्राम का यूज़ इतना है कि आप टेलीग्राम में अनलिमिटेड लोगों के ग्रुप्स बना सकते हैं, लार्ज फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप सबसे इफेक्टिव होते हैं आपके रीट्वीट और आपकी फेसबुक लाइक्स बढ़वाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में 5000 6000 लोग भी एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो एक टेलीग्राम ग्रुप्स भी पार्टी के, राष्ट्रवादी पार्टी के हर एक जिला लेवल पर बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट। तो बात जैसे ट्विटर की हो रही थी, तो ट्विटर पे थोड़ा सा ये है कि ट्विटर और सारे माध्यमों के मुकाबले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उसका यूज़ भी अभी कम है इंडिया में, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस जो है पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो बहुत ज़्यादा है। तो आप में से कितने लोग हैं जिनके फ़ोन में ट्विटर है? लेकिन रोहित दादा के आज के ट्वीट पे सिर्फ 10 रीट्वीट्स क्यों हैं? फिर आपके उस पे ट्वीट पे सिर्फ 10 रीट्वीट हैं और यहाँ पे मतलब हाथ कई खड़े। तो कहने का मतलब ये है कि ट्विटर को डाउनलोड करना और ट्वीट पढ़ना एक चीज़ है, लेकिन उसको रीट्वीट करके आगे बढ़ाने की हैबिट बनाना वो बड़ी चीज़ है। तो अगर आप में से 20-30 लोग ऐसे हैं जिनको अच्छी तरह से चलाना आता है, तो उनको आपका जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है वो जिम्मेदारी दे कि साथियों को ट्रेनिंग देने की कि रीट्वीट कैसे किया जाता है, ट्विटर को डाउनलोड कैसे करना है, पोस्ट कैसे करना है। तो ट्विटर पे जो पोस्ट करने का सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव तरीका ये होता है कि अपना ट्वीट जो है प्लेन टेक्स्ट में कम डालें, उसके साथ फोटो वीडियो जरूर इंसर्ट करें, क्योंकि फोटो वीडियो वाला जो ट्वीट है वो ज़्यादा रीच लेने की संभावना रखता है। और दूसरी बात ये कि जो खतरा जो है FIR का, अरेस्ट होने का, वो तो एक चीज़ है, उसके बारे में तो साइबर एक्सपर्ट ने बताया और अभी पीछे भी बहुत चर्चा हुई। दूसरा खतरा ये रहता है आपके अकाउंट के सस्पेंड होने का। तो उससे बचने के लिए तरीका ये है कि पहली बात तो कि किसी से भी फिजिकल हार्म यानी कि मारने की धमकी देना या कोई इस तरह की बात इशारे में भी करना, वो करने से बचें, गाली गलौज से बचें। ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपके ऊपर सस्पेंशन का खतरा रहता है। और दूसरा ये कि आप एक ट्वीट में बहुत ज़्यादा हैशटैग्स ना लगाएं। एक ट्वीट जब अगर पोस्ट करें तो कोशिश करें आप 1 या 2 ही हैशटैग्स रखें, वरना अगर एक ट्वीट में आप मल्टीपल हैशटैग्स रखते हैं तो वो स्पैमिंग में चला जाता है और आपके ट्वीट का कोई बहुत ज़्यादा मतलब उसमें रह नहीं जाता है। तो आप हैशटैग जो है वो सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक पे और 1 या 2 ही अपने ट्वीट में रखें। और सबसे इफेक्टिव तरीका, ट्विटर बहुत बोरिंग लग सकता है शुरू में, क्योंकि आपका कोई फॉलोवर नहीं होता और आप जो है 5-7 फॉलोवर होते हैं, आप ट्वीट करते हैं, आपको कोई लाइक नहीं करता, तो आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं बना है। लेकिन आप जब इसका एक तरीका है कि आप जो है जो बड़े हैंडल्स हैं, आपके नेता का हैंडल है, वहाँ पे जाएं, मीडिया का हैंडल है, ABP माझा का हैंडल है, इंडिया टुडे का हैंडल है, NDTV का हैंडल है, ANI का हैंडल है, वहाँ जाएं, आपसे, आपके राज्य से जुड़ी, आपके नेता से जुड़ी कोई खबर है उसके ऊपर रिप्लाई जरूर करें। उससे एक तो आपके नेता का डिफेंस वहाँ पे बढ़ता है, आपके नेता के बारे में आपका जो कमेंट है वहाँ पे हाईलाइट होता है, और दूसरा ये कि आपके अकाउंट को भी थोड़ी रीच वहाँ पे मिलती है। और
ट्वीट का रिप्लाई जब आप करते हैं तो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से एक दूसरे को अपना लिंक भेज के बताएं कि मैंने ये रिप्लाई यहाँ पे किया है या मैंने ये ट्वीट यहाँ पे किया है, आप प्लीज़ लाइक करें। क्योंकि जब आप एक दूसरे के ट्वीट्स को लाइक करते हैं तो ऐसा होता है कि मान लो एक खबर है, उसके नीचे अगर राष्ट्रवादी के लोग ही आपस में लाइक कर रहे हैं तो उनके 5 कमेंट्स टॉप में दिखेंगे। अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो भाजपा की तो ये स्ट्रेटजी शुरू से ही कि वो एक दूसरे के ट्वीट्स पे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इसी वजह से रिप्लाईज में उनके जो ट्वीट्स हैं वो टॉप पे दिखते हैं हर एक मीडिया की खबर में और हर एक प्लेटफॉर्म पे। तो इस आदत को डालना बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के कमेंट्स को लाइक करने में। हो सकता है आपस में कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कोई छोटा लीडर बड़ा लीडर, लेकिन बड़े तौर पे पार्टी का हित देखते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाने में ही भलाई है, तो एक दूसरे के कमेंट्स को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, और एक ये कि ट्विटर पे भी जैसे यूट्यूब पे बेल आइकॉन होता है, बेल आइकॉन होता है एक प्रोफाइल के साथ में, तो उसको जरूर दबाएं, उससे सब्सक्राइब करें। उससे अगर कोई आपका लीडर आपका फेवरेट अकाउंट ट्वीट करता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आती है और आप तुरंत से उसको रीट्वीट करते हैं। तो जब भी आपकी टीम ट्रेनिंग का प्रोग्राम बना रही है तो वो ये जरूर सिखाए कि बेल आइकॉन से सब्सक्रिप्शन कैसे किया जाता है। बहुत आसान सा है, जैसे आप यूट्यूब पे करते हैं वैसे ही इस पे भी कर सकते हैं। उससे आपको फ़ोन पे रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगी। और फॉलोइंग मतलब अपने पार्टी के जो भी बड़े लीडर्स हैं, बड़े हैंडल्स हैं, उन सबको फॉलो जरूर करें। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको फॉलो बैक मिलने की भी संभावना होती है। और जो इसके बारे में लास्ट चीज़ ये है कि वेरिफिकेशन, आजकल वेरिफिकेशन इज़ ओपन टू ऑल, नॉट ऑन जस्ट ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम की भी 650 रुपये महीना और ट्विटर की अराउंड 900 रुपीज़ पर मंथ सब्सक्रिप्शन मिलती है। उससे होता क्या है कि आपका अगर वेरीफाइड अकाउंट है तो आप अनलिमिटेड कैरेक्टर्स वाला एक आर्टिकल टाइप ट्वीट भी डाल सकते हैं, 2 मिनट से लंबा वीडियो डाल सकते हैं। आप अगर वेरीफाइड हैंडल से रिप्लाई करते हैं अपने नेता के ट्वीट पे या किसी मीडिया के ट्वीट पे, तो आपका जो कमेंट है वो ऊपर दिखता है, टॉप में दिखता है, आपकी रीच अच्छी मिलती है। तो जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है वो वेरिफिकेशन जरूर ले, जो पार्टी का काम रेगुलर कर रहा है उसको या तो पार्टी दिलवाए या वो अपने लेवल पे ले, लेकिन वेरिफिकेशन लेना बहुत जरूरी है। तो ये तो स्लाइड्स की बात थी, बस थोड़ी छोटी मोटी मोटी बातें हैं कि आप मुद्दे जो हैं जो हम क्या रख सकते हैं, किस चीज़ पे बात हो सकती है, दिल्ली में ज़्यादा क्या बात होती है, तो मैं वो 2-4 चीज़ें बताना चाहूँगा। कि जैसे वैसे तो भाजपा के पिछले 10 साल में देश का ही बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले राज्यों में 2 जो बड़े राज्य हैं वो महाराष्ट्र और बिहार है। यूपीए के राज में उस टाइम पे दिल्ली महाराष्ट्र से चलती थी, आज सैडली कहना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र में वही होता है जो दिल्ली कहती है या गुजरात कहता है। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे उठाया जाने वाला मुद्दा है कि हमारे कृषि मंत्री, हमारे पास कृषि मंत्रालय होता था 10 साल, शरद पवार साहब रहे और उन्होंने भारतीय कृषि के लिए इतना कुछ किया। शिंदे साहब, पाटिल साहब, होम मिनिस्ट्री होती थी, जो भी मुख्य मंत्रालय होता था वो महाराष्ट्र के पास होता था और इसी वजह से महाराष्ट्र में इंडस्ट्री भी आती थी, इन्वेस्टमेंट भी होता, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब अगर नहीं है, आप देख लो, आपके सामने है कि सेंटर में आज महाराष्ट्र के पास क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है पार्टी का स्टैंड बनाने का। तो आपको जब भी आप बात कर रहे हैं नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो इस मुद्दे को जरूर जाहिर करें कि महाराष्ट्र के साथ आज क्या हो रहा है, महाराष्ट्र की जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ जा रही हैं और जो महाराष्ट्र के नेता जो पहले इतना सेंटर में मेन रोल रखते थे आज वो सब कहाँ पे हैं। तो आपको इसका मुद्दा उठाना चाहिए। और दूसरा ये कि महाराष्ट्र पूरेगामी विचारों का प्रदेश माना जाता है और यहाँ पे जो है फूले जी, शाहू जी और इतने बड़े बड़े समाज सुधारक हुए हैं। और ये बहुत देख के अच्छा लगेगा अगर आप सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में भी महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो एटलीस्ट 30-33% करने की कोशिश करें। यहाँ पे भी थोड़ा कम है तो आप इसको बढ़ाएं, क्योंकि ये होता है कि अक्सर हमारा जो सोशल मीडिया जो एनवायरनमेंट है देश का वो टॉक्सिक इसलिए है कि महिलाएं कम हैं और पुरुष ज़्यादा है, 85-90% के करीब हैं। तो होता क्या है कि जो गालियों का माहौल है, जो एक अनसिविल जो माहौल बना हुआ वो इस वजह से भी बनने की एक बहुत बड़ा कारण है। तो आप कोशिश करें, आप जो भी
सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के प्रबुद्ध लोग हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिक्रूट करें, महिलाओं के ग्रुप्स बनाएं, ताकि हमारी जो महिलाएं हैं सिर्फ गालियां खाने के लिए वहाँ पे ना हो कि इंटरनेट पे जो गालियां दी जाती हैं वो महिलाओं के नाम पे दी जाती हैं। जब तक महिला आगे नहीं आएंगी वहाँ पे उनको मुकाबला करने के लिए, तब तक देश का और महाराष्ट्र का जो सोशल मीडिया का माहौल है वो सुधरेगा नहीं। तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस इसमें दिया जाना चाहिए। तो मेरी तरफ से यही एक मोटी मोटी बातें थी जो मैं यहाँ पे रखना चाहता था प्लेटफॉर्म के बारे में। इसके बाद मेरा सुझाव ये रहेगा आप सोशल मीडिया टीम के जो आपके लीडर्स हैं उनको, कि आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखें जिला वाइज और ग्राम वाइज, ब्लॉक वाइज, जैसे भी आपने रखना है 50-100 लोगों के। और आप जो हैं मेरी मदद लेना चाहें या किसी और की मदद लेना चाहें कोई एक्सपर्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया का यूज़ करना 2-2, 4-4 मेन पॉइंट्स अपने यूज़र्स को सिखाएं, जिससे कि आपका एक बड़ा बेस तैयार हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।